लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है। इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना भी एक बड़ी चुनौती है। ये सच है कि कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी साबित हो रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत है। हमारे खास कार्यक्रम आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसे ही कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। और अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर विशाल बघेल हैं हमारे साथ, डायरेक्टर हैं बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। आकाश अग्रवाल से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दरअसल पाम रिसोर्ट और स्वर्ण नगरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके द्विवेदी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर इंदौर से हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल मेरा एके द्विवेदी जी आपसे ही है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनौतियां बहुत सारी रहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से आपने लोगों की मदद की है, क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए गए? आकांक्षा जी, कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही भयावह थी, डरावनी थी और मारक थी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं 15 अप्रैल से लेकर के 25 मई के बीच की, तो इतनी खतरनाक थी कि जिसको भी हुआ उसको ले डूबा। मतलब बचाना लोगों को बहुत मुश्किल था। उस समय हमारे पास दिन भर सुबह से शाम तक लोगों के फ़ोन आते थे कि हमको अस्पताल में बेड दिला दीजिए, हमको ऑक्सीजन दिला दीजिए, हमको इंजेक्शन दिला दीजिए। सुबह 5:30-6 बजे से जो फ़ोन आना चालू हो जाता था तो रात को 12, 12:30 या कभी कभी 1 बजे तक भी फ़ोन आते थे। अस्पतालों में बेड मुहैया करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम था। उस समय हम लोगों ने जितना भी प्रयास हो सका अपने संबंधों को भुनाते हुए कुछ अस्पताल मालिकों से रिक्वेस्ट करके बेड उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। इंजेक्शन तो मैंने नहीं उपलब्ध करा पाया लोगों से, तो उसके लिए माफ़ी मांग लिया। मैंने उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की सलाह अवश्य दिया। ऐसे लोग जो पीड़ित थे, मतलब जिनको पॉजिटिव आ गई बीमारी, उनको अस्पताल में भर्ती रहते हुए भी हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया। और कई लोगों को अस्पताल में जो दूसरे ट्रीटमेंट चल रहे थे उसके साथ में जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया तो उससे उनको काफ़ी राहत हो गई। और साथ ही उनके परिवार वालों में जिनमें कोरोना पॉजिटिव तो नहीं आया लेकिन भय बहुत ज़्यादा व्याप्त था, उनको भी हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया और वो लोग संक्रमण होने से बच गए। कोरोना के सेकेंड वेव में ही लोगों को ये लग रहा था कि बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसा वर्ग जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा हुआ था उनको हमने होम्योपैथिक दवाई दिया और वो लोग संक्रमण से बचे। और कोरोना संक्रमण का जो दूसरा लहर था उसके ख़त्म होते होते एक जो नई बीमारी आ गई थी, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, जिसमें लोगों के साइनस और दांतों में दर्द होता था, आँख में दर्द होता था और वही दर्द सिर तक जा रहा था। और लोगों का बताना था, डॉक्टर्स का, चाहे ईएनटी डॉक्टर हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हो, उन लोगों का ये कहना था कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। तो ऐसे मरीज जिनको फंगल इन्फेक्शन हो गया था अस्पताल में एडमिट थे, चाहे इंदौर का अस्पताल हो चाहे भोपाल का अस्पताल हो, उनको अस्पताल में एडमिट रहते हुए हमने होम्योपैथिक दवाई दिया और काफ़ी सारे पेशेंट आज ठीक हो गए, डिस्चार्ज होकर के आ गए और वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो होम्योपैथिक दवाइयों ने 3 तरह से काम किया। एक तो जो मरीज थे, चाहे वो कोविड पॉजिटिव मरीज थे चाहे ब्लैक फंगस के मरीज थे, वो एडमिट थे, उनको दूसरी दवाइयों के साथ होम्योपैथिक दवाई दिया और उनका ड्यूरेशन कट शॉर्ट हुआ, उनका इन्फेक्शन स्प्रेड रुका और वो जल्दी स्वस्थ होकर के घर पहुंच गए। दूसरा, जो उनके घर के दूसरे अन्य सदस्य थे जो
होम्योपैथिक दवाई लिया तो संक्रमित नहीं हुए। और लोगों में जो डर था कि हमारी युवा पीढ़ी या हमारे बच्चे संक्रमित न हो जाए, तो उस डर को भी बचाने के लिए हमने होम्योपैथी से बहुत अच्छे प्रयास किए और कोरोना के सेकंड वेव में हमने कई लोगों की जिंदगियां बचाई है, वो भी होम्योपैथी से। बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं लोगों की मदद के लिए, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। आकाश अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर है पाम रिजॉर्ट एंड स्वर्ण नगरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे आपने लोगों की मदद की है इस कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, क्या कुछ मुश्किलें थी? जी मैम, पहली बात तो कोरोना इतने बड़े लेवल पे आया कि मैक्सिमम मेहनत करना तो हमारे बस में नहीं था, लेकिन जितना बोलते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो जितना हर किसी को थोड़ा बहुत करना चाहिए जो जितना जिस लेवल पे कर पाए, राइट। तो हमने भी जितना जो हो सका उस समय किया। जैसे हमारे जितने भी यहाँ जो स्टाफ्स हैं जो रह रहे हैं, लेबर पावर जितनी भी रह रही हैं, 300-400 लोग रह रहे हैं, तो हम लोग ने ये नहीं किया कि आप अपने गांव चले जाइए या काम बंद हो गया। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा ट्रैवलिंग में कितना ज़्यादा इशू आता है लोगों को, जो ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद आ जाता है। तो इसलिए हम लोग ने पहले से ही उन लोग के लिए फूड वगैरह की पूरी व्यवस्था कर दी थी, रहने की पूरी व्यवस्था कर दी थी, ताकि किसी को अपने गाँव ना जाना पड़े और वहाँ रहते रहते अंदर में काम कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड था कि आप अंदर में वर्किंग कर सकते हो। तो प्रॉपर हम लोग ने एक फैसिलिटी बना दी थी अंदर में कि आराम से हर कोई रह सके और फूड वगैरह की सारी व्यवस्था कर दी थी। और बाकी तो जितना हो सका, जहाँ जिस लेवल पे हम लोग ने लोगों की हेल्प करी पब्लिक पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका, और जैसी वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो हम लोग शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों के मन में वो था, डर था कि वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अफवाह पे ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, राइट। मतलब कितना भी आप पॉजिटिव रहो, 1% भी थोड़ा सा नेगेटिव अफवाह आ जाती है तो आदमी उस पर ज़्यादा बिलीव करने लग जाता है। तो थोड़ी सी अफवाह उड़ी थी कि वैक्सीन सही है नहीं है, ये है, लोग कंफ्यूज थे। तो हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम चलाई कि लोग वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन इसका एकमात्र सॉल्यूशन दिख रहा था। आज भी जो इतना डाउन एक हो गया लहर, इसका एकमात्र रीजन हम लोग देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन, लोगों ने बहुत मात्रा में वैक्सीनेशन लगवाया। इसी कारण हम लोग को ये जो लहर है, ये इसका जो काउंट ऑफ मरीज जो है बहुत ज़्यादा कम हो गए वैक्सीनेशन के बाद। तो हम लोग उसकी ज़्यादा मुहिम चलाए थे। और हर किसी को, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, चाहे आप बड़े लेवल पे हो चाहे छोटे लेवल पे, जिस इंसान की भी आप हो सके, इस टाइम में तो यही समय है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो हमको हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, चाहे जिस लेवल पे कर पाए। ये एक सजेशन रहेगा। बिल्कुल, यानी कि आपने खुद भी लोगों की मदद की है और लोगों को जागरूक करने के लिए भी आपने बहुत सारे कदम उठाए। आकाश, डॉक्टर विशाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने देखी कि परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। एक ऐसा वक्त आया क्योंकि उस वक्त बेड्स की डिमांड बढ़ गई थी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। तो ऐसे में जो चीजें थी उनकी कमियां होने लगी थी। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, इस पैंडेमिक के दौरान आपने कैसे सिचुएशन को टैकल किया? क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए गए? किस तरह की चुनौतियां आई आपके सामने? देखिए, चूंकि हमारा हॉस्पिटल एक छोटे जिले में है, हरदा डिस्ट्रिक्ट, जो कि छोटा जिला कहा जाता है। हाँ। और यहाँ से हरदा और भोपाल 150 किलोमीटर के लगभग है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट उस समय उपलब्ध नहीं थे। और कोरोना की जब सेकंड लहर जब आई और जब टीवी में सूचनाएं मिलने लगी, हमें डॉक्टर्स को जब अलर्ट पॉइंट आने लगे, तो उस टाइम हमारी ओपीडी जो 40 से 50 होती थी, वो मात्र 2 से 3 दिन में 150 से 200 ओपीडी होने लगी। सुबह से लेकर रात तक का समय हमारे पास में ओपीडी पेशेंट को देखने, और कब ये ओपीडी में मरीज सीरियस होकर आईपीडी में कन्वर्ट हुए, इस बात का हमें समझ ही नहीं पड़ा। और जैसे ही कोरोना के पेशेंट एकदम से बढ़ गए, कलेक्टर महोदय जी ने हमें सब अस्पतालों को कोविड अस्पताल में कन्वर्ट करने के लिए निर्देशित किया। हमने हमारे अस्पतालों को कोविड अस्पताल में कन्वर्ट किया। लेकिन उस समय तक भी हमारे हरदा में एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई थी। परंतु जैसे ही देश में ऑक्सीजन की कमी आई, उस समय हमारे हरदा में भी ऑक्सीजन की काफी मात्रा में कमी आई। लेकिन चूंकि मेरे अस्पताल में जितने भी प्रबंधन में जितने भी सहयोगी है, मेरा स्टाफ है, यह बहुत ही हेल्पफुल है, सब लोग अपडेट रहते हैं। तुरंत ऑक्सीजन का अल्टरनेटिव जो कॉन्सेंट्रेटर मशीन है, हमने तुरंत रातों रात ऑर्डर करवाई। और हरदा में एक समय था कि हमारे अस्पताल में दूसरे दिन ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, लेकिन रातों रात हमने इंदौर से कॉन्सेंट्रेटर मशीन उपलब्ध करा के कई लोगों की जान बचाई। तो इसमें तो मैं एक कहना चाहता हूं कि जो टीम वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में ही हमारे हरदा में
बहुत से सामाजिक संगठन है, बहुत से ग्रुप्स है, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर सहयोग किया। और मतलब मैं कहना नहीं चाहिए, अगर ये सामाजिक संगठन नहीं होते, ये सारी हेल्प नहीं होती और ये सब कुछ नहीं होता, तो हरदा में लाशों का भंडार लग जाता, जो कि हमने काफी हद तक एक नियंत्रण में कर पाए। ऑक्सीजन का मैं कहूँ तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे हरदा जिले के मंत्री जी माननीय कमल पटेल जी तथा हरदा जिले के माननीय कलेक्टर महोदय जी ने ऑक्सीजन के लिए काफी प्रयासरत रहे और हमें समय समय पे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। मैं ये मानता हूँ कि हमें ऑक्सीजन की कमी रही, परंतु फिर भी जितना हमसे हो पाया हमने उतना किया और बहुत से मरीजों की जान बचे। बिल्कुल। एक द्विवेदी जी, बहुत जरूरी ये भी होता है टीम वर्क, कि किसी भी तरह से जो आपका स्टाफ है उसका हौसला ना डगमगाए। अब ऐसे में आपने क्या कदम उठाए कि आपका जो स्टाफ था उसका हौसला पूरी तरह से बढ़ा रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे डॉक्टर विशाल बात कर रहे थे टीम वर्क का, तो हमने जो हॉस्पिटल बना रखा है, जैसा कि आपने बताया कि एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर, जिसकी उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था जनवरी 2021 में ही। हमने जो आयुष वेलनेस सेंटर बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ और एक जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर भी रखा हुआ है। उसके साथ में एक आयुर्वेद का डॉक्टर है, उसके साथ में एक नेचुरोपैथी का डॉक्टर है और उसके साथ में एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी। तो हम लोग जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें स्पेशली मैं बात करूँ फियर को लेकर के या अनिद्रा को लेकर के या एंग्जाइटी को लेकर के या टेंशन को लेकर के, तो हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारा जो स्टाफ है, एक भी स्टाफ पूरे दोनों लहर में कोई संक्रमित नहीं हुए थे, तो हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ था। हमारे डॉक्टर्स का भी मनोबल बढ़ा हुआ था और पैरामेडिकल स्टाफ का भी मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ था। हम लोगों ने हमारी ओपीडी को एक भी दिन बंद नहीं रखा। 15 अप्रैल 2020 से इंदौर कलेक्टर ने हमारे संस्थान को ग्रीन श्रेणी का अस्पताल में डिक्लेयर किया था और तब से लेकर के 15 अप्रैल 2020 से लेकर के आज तक की अगर मैं बात करूं तो हम लोग रोज मरीजों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और एक भी स्टाफ हमारा संक्रमित नहीं हुआ, जिससे हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसमें हमको लगता है कि आयुष की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा, हमारे ऊपर भी रहा और मरीजों के ऊपर रहा। हमारे परिवार के सदस्य संक्रमित नहीं हुए, हमारे स्टाफ के परिवार के सदस्य संक्रमित नहीं हुए, तो हम जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बचाव के लिए दिया या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दिया, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और ऐसे लोग जिनका एंग्जाइटी या स्ट्रेस या टेंशन या अनिद्रा की परेशानी थी, वो लोग जब हमारे पास आए और बताया कि उनको कई दिनों से नींद नहीं आ रही है, तो हमने वहाँ पे हमारे संस्थान में सिरोधारा दिलाया। सिरोधारा से उनको बहुत जल्दी आराम आया। 3 से 5 दिन में कई लोगों की एंग्जाइटी दूर हो गया, टेंशन दूर हो गया और नींद आने लगी। मतलब वो अपने नॉर्मल कार्य में लग गए। जहां उनको ये लग रहा था कि हम पुनः अपने नॉर्मल कार्य में जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हम फिर से अपने संस्थान को स्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर से दुकान खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे, तो उन सब लोगों का डर कम किया, एंग्जाइटी कम किया, फियर को हटाया। साथ में जिनको अनिद्रा की परेशानी थी उनको सिरोधारा दे करके और हमारे जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थे उनकी काउंसलिंग दिला करके उनको काफ़ी राहत दिलाया। और अगर मैं बात करूं तीसरी लहर, जो ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी लहर जल्दी आएगी और बच्चों पर होएगी, तो बच्चों के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमारे पास होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाइयां हैं और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को लेटर भी लिखा था जिस पे कार्रवाई चल रही है। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश में ऐसा वर्ग जिसको अभी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, उनको हम लोग होम्योपैथिक दवाइयां देंगे सो दैट कि वो तीसरी लहर से बच सके। तो हमें अभी जो सबसे ज्यादा काम करना है, जब अनलॉक हो गया सारा कुछ, हमको कोविड का प्रोटोकॉल पालन करना चाहिए सभी को और तीसरी लहर को कैसे रोका जा सके उसमें हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मुझे लगता है कि उसमें होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत बड़ा रोल है और सभी ने होम्योपैथिक दवाइयां लेना चाहिए सो दैट कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, उनकी इम्यूनिटी बेहतर रहे और उन्हें तीसरी लहर का प्रकोप न झेलना पड़े। बिल्कुल। आकाश अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने भी अपील बार बार लोगों से यही की कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराइए, वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लीजिए,
लेकिन अभी टीम वर्क का हम जिक्र कर रहे थे, अभी हमने देखा कि किस तरह से जो अलग अलग संस्थाएं हैं, या फिर मैं आपकी भी बात करूं तो एक बहुत बड़ी चुनौती ये जरूर था कि टीम वर्क भी उतना ही जरूरी हो, जो हमारा स्टाफ है उसका भी हौसला इसी तरह से बढ़ा रहे। वैक्सीनेशन को लेकर कैसे आपने अपने स्टाफ को जागरूक करने का काम किया, क्या कुछ कदम आपने उठाए? जी मैम, एक्चुअल में क्या था, वैक्सीनेशन जब शुरू में आया तो वही था कि कोई हेजिटेशन बहुत था लोगों में कि लेना है कि नहीं लेना है वैक्सीनेशन, राइट। तो हम लोग ने कंपलसरी कर दिया था हर स्टाफ के लिए कि आप वैक्सीनेशन जरूर लीजिए, और मास्क और सैनिटाइजर ये तो कंपलसरी था ही था। इसके अलावा जो भी अपॉइंटमेंट रहता था किसी का भी, तो उन सब चीज़ों में अपॉइंटमेंट लेना और वैक्सीनेशन के लिए उनकी पूरी हेल्प करना। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टाफ थे जिनके फैमिली मेम्बर्स और कई सारे मेम्बर्स भी कोविड के ड्यूरेशन में बीमार पड़े। मेरे खुद बड़े भाई प्रकाश अग्रवाल जी भी उनको भी कोविड हो गया था। तो हम लोग का पूरा हेल्प रहा कि जो भी हमारे स्टाफ या उससे रिलेटेड फैमिली वाले अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो उनके लिए ध्यान देना, उनमें थोड़ा फोकस करना कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर लें। तो वो सब में हम लोग का फोकस रहा। वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोग ने बहुत बढ़ चढ़ के लोगों को हर जगह ऑल ओवर छत्तीसगढ़ लोगों को मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू या लोग जिनसे भी फोन में हम बात करते थे उनके थ्रू हम बताते थे कि कहाँ जाना है, कैसे वैक्सीनेशन करवाना है, उनसे क्या फायदे हैं क्या नहीं है। उससे रिलेटेड जितना हो सके हम लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास किए थे, अपने स्टाफ्स को भी, और जितने भी हमारे यहाँ मेरे ख्याल से लगभग 400 के आसपास फैमिलीज हैं जो हम लोग के अंडर मीन्स पूरे सारे साइट्स में वर्किंग करती हैं। तो उनको भी प्रॉपर वैक्सीनेशन दिलवाना था। उसमें भी बड़े एज ग्रुप के लोग थे, मिडिल एज ग्रुप के लोग थे, तो उन सबको भी वैक्सीनेशन लगवाना था। तो एक बड़ा चुनौती था। तो हम लोग के अपने लेवल पे हम लोग ने जितना हो सका वो हम लोग ने किया, और कुछ सपोर्ट भी रहा बहुत अच्छा। यहाँ पे आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोग से भी काफ़ी रेगुलर एक सपोर्ट रहा कि कभी भी किसी को भी अगर बीमारी हो रही है या दवाई की कुछ एक स्पेसिफिक कमी हो जा रही है, या कोविड के कारण हर किसी को अलग रिएक्ट कर रहा था, तो कुछ अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है तो डॉक्टर से रेगुलर चेकअप उनका करवा के उनको प्रॉपर वो विटामिन्स, वो न्यूट्रिएंट्स दिलवाना बहुत जरूरी रहता है। नहीं तो कोविड में वो चीज़ वाइटल हो जाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाती है, राइट। तो वो सब चीज़ हम लोग ध्यान रख रहे थे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है जी मैम। डॉक्टर विशाल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जनता को? देखिए, आज मैं हरदा के मार्केट का मैंने भ्रमण किया। हाँ। बहुत से लोग लापरवाह हो गए हैं, और मुझे चूंकि कल ही मेरी श्रीमती जबलपुर से आई, तो मेरी श्रीमती भी डॉक्टर है, उन्होंने भी मुझे बताया कि जैसे ही दूसरी लहर खत्म हुई है, समय रहते हुए लोग लापरवाह होने लगे हैं। और अभी हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत ही कम परसेंटेज में हुआ है। देखो, कोविड की आने वाली लहर हमें खत्म करनी है, कोविड पूरी तरह से खत्म करना है, तो कम्युनिटी में 60% से ज्यादा वैक्सीनेशन होना जरूरी है। अभी हम वो आंकड़े से कहीं हद तक दूर है। मेरे धर्मपत्नी ने बताया कि जबलपुर से हरदा आने तक बीच में जितने भी मार्केट मिले, सब जगह पर लोग बहुत ही लापरवाही से बिहेव कर रहे थे। बहुत से लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे, अगर मास्क लगाए भी थे तो मास्क नाक के ऊपर नहीं थे, मुंह के नीचे लगाए हुए थे, मतलब मात्र औपचारिकता पूरी कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत जगह नामो निशान नहीं था। मार्केट में भीड़ लग रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा, अभी डेल्टा प्लस मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है। जो लहर दूसरी आई थी वैसी तीसरी लहर ज्यादा दिन नहीं, मात्र 1 से 2 महीने में आ जाएगी। और जो समस्याएं हमें दूसरी लहर में गई थी, वही समस्या फिर से तीसरी लहर में आएगी। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना में किस व्यक्ति का मृत्यु होगा ये कोई बता नहीं सकता। बहुत से लोग कहते थे कि हेल्दी लोगों की मृत्यु नहीं होती, लेकिन हमने सेकंड लहर में एक परिवार से 2-2, 3-3 लोगों की मृत्यु देखी है। तो ये लापरवाही जो है, लापरवाही लोगों को रोकनी पड़ेगी, नहीं तो तीसरी लहर बहुत जल्दी आएगी। बिल्कुल, लापरवाही भी रोकनी होगी और वैक्सीनेशन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा सभी लोगों को। आप सभी को जी मीडिया सम्मानित करता है डॉक्टर विशाल बघेल, डायरेक्टर बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। आपको जी मीडिया सम्मानित करता है क्योंकि आपने इस तरह से कदम उठाए हैं कि लोगों की मदद हो सके। और आपकी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से आपने लोगों की मदद के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए हैं, वो वाकई एक नजीर पेश करता है। इसको देखते हुए आप आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हैं। आकाश अग्रवाल, आपको भी जी मीडिया सम्मानित करता है क्योंकि आपने भी लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
AK द्विवेदी जी, आपको भी जी मीडिया सम्मानित करता है क्योंकि आपकी तरफ से भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। इस मुश्किल भरे वक्त में आपने लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और कोशिश आपकी भी यही रही कि हम इस सिचुएशन से जल्द बाहर आ सके। शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े और आप इस चर्चा का हिस्सा बने। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।